नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार आपको पढ़ा रहा हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। जैसे हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था वैसे ही इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है। इलास्टिसिटी का मतलब क्या रहता है कि चेंज इन, जैसे हमने डिमांड में पढ़ा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब चेंज इन डिमांड क्वांटिटी, ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड। ऐसे ही हमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मतलब सप्लाई की क्वांटिटी में चेंजेस आना, ठीक है। अब वो चेंजेस किस वजह से आ रहा है वो हमें देखना है। तो यहाँ पे हमारा प्राइस हमारा फैक्टर रहेगा कि प्राइस की वजह से क्या कहते हैं हमारी क्वांटिटी ऑफ सप्लाई मतलब सप्लाई में चेंजेस आएगा, ठीक है। तो अब वो चेंजेस आएंगे, कैसे चेंजेस हैं, किस तरह के चेंजेस हैं, ठीक है, वो सारी चीजें हमें यहाँ पर रीड करनी है जैसे हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ा था। सो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इट रेफर्स टू द परसेंटेज चेंज इन सप्लाई ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये इसकी डेफिनेशन है। मतलब यहाँ पर इसकी डिपेंडेंसी परसेंटेज चेंज इन सप्लाई मतलब सप्लाई की डिपेंडेंसी प्राइस पर है, ठीक है। प्राइस में चेंजेस आएंगे तो सप्लाई में चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी डिपेंडेंसी, अब जो डिपेंडेंट होता है वो हमेशा हम ऊपर रखते हैं, ठीक है, और जिसके ऊपर डिपेंडेंसी होती है उसको हम नीचे रखते हैं, ये याद रखना। अब यहाँ पे चेंजेस आएगा तो सप्लाई में चेंजेस आएंगे, ठीक है। अब ये चेंजेस, अब परसेंटेज चेंज को हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। परसेंटेज चेंज को हम ऐसे लिख सकते हैं, मान लेते हैं पहले पहले हमारा प्राइस था 2 रुपए, उस समय हम सप्लाई कर रहे थे 50 रुपए, ओ सॉरी 50 की क्वांटिटी की, ठीक है, 50 यूनिट की सप्लाई कर रहे थे। जैसे ही हमारा प्राइस बढ़ा तैसे ही हमने क्या करा, अपनी सप्लाई भी बढ़ा दी, कितनी कर दी, 100 यूनिट कर दी। ये हमारा प्रीवियस मतलब पहले वाला, पहली क्वांटिटी पहला प्राइस, दूसरी क्वांटिटी एंड दूसरा प्राइस, ठीक है। ये इनिशियल प्राइस था हमारे पास, इनिशियल क्वांटिटी इनिशियल प्राइस, न्यू क्वांटिटी न्यू प्राइस, ठीक है। अब चेंजेस कितना आया, अब देखो चेंजेस पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जो हमारा नया होगा, ठीक है, उसमें से हम माइनस करते हैं इनिशियल वाले को, पुराने वाले को, प्रीवियस वाले को, नए वाली क्वांटिटी में से माइनस करेंगे पुराने वाली क्वांटिटी को, तो हमें क्वांटिटी में क्या चेंज, कितना चेंजेस आया, नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो ये पता लगेगा, ठीक है। ऐसे ही हम प्राइस में निकालेंगे, न्यू प्राइस में से पुराने वाले प्राइस को माइनस करेंगे, जिससे हमें ये पता लगेगा प्राइस में चेंजेस कितना हुआ है, नेगेटिव हुआ है या पॉजिटिव हुआ है। तो ये हमेशा याद रखना जब भी हम चेंजेस निकालते हैं, ठीक है, जब भी हम चेंजेस निकालते हैं तो चेंजेस हम ऐसे निकालते हैं कि नए वाले में से हम पुराने वाले को माइनस करते हैं। क्योंकि नए वाले में से अगर जो मान लो कि अभी आप 100 रुपए कमा रहे हो, ठीक है, अब आपकी सैलरी आगे 120 रुपए हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी ग्रोथ हुई है या नहीं हुई, ये कैसे पता लगेगा, आपको देखने में पता लग रहा है आपके 20 रुपए बढ़ गए, लेकिन आप पहले नए वाले में से 120 रुपए में से पुराने 100 रुपए माइनस करके देखोगे तो आप देखोगे कितनी ग्रोथ हुई है, 20 रुपए हुई है। मान लो वहीं अगर आप 80 रुपए, 100 से 80 पे पहुंच जाते हो तो फिर आप 80 में से माइनस करके दोगे तो आपको ये देगा कि 20 रुपए का मुझे यहाँ पे नुकसान हुआ है, ठीक है। वैसे हम यहाँ पर करते हैं। तो ये हमारा चेंज हो गया कि हमने नए वाले में से पुराने वाली क्वांटिटी को माइनस कर दिया। तो हमने सॉरी एक मिनट, ये उल्टा हो गया। ये तो हमारा प्राइस है, ये हमारी क्वांटिटी है, ये हमारा नया प्राइस है, ये हमारी नई क्वांटिटी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि नई वाली क्वांटिटी में से हम पुरानी वाली क्वांटिटी को माइनस कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें देखना है कि कितना परसेंटेज चेंज हुआ है। मान लो कि आपके 120 हो गई है सैलरी, अब नई में से माइनस करेंगे पुरानी वाली। अब हम परसेंटेज देखेंगे, पुरानी वाली को ही नीचे रखेंगे, ठीक है, और इंटू में 100, 20 अपॉन में 100 इंटू में 100, तो यहाँ पे कितना परसेंट चेंज हुआ, 20%। 20% आपकी सैलरी बढ़ी। तो उसी तरीके से हम क्या करते हैं, नए वाले में से माइनस करते हैं पुराने वाले को और अपॉन में रखते हैं पुराना वाला, ठीक है। तो पुराने वाले को अपॉन में रखा एंड इंटू में 100, तो ये परसेंट है। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ और परसेंटेज चेंज इन प्राइस में इस तरह से लिख सकता हूँ। 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है। इसको इस चेंज को मैं डेल्टा क्यू लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने डेल्टा क्यू अपॉन में Q1 है, फिर इसको भी मैं डेल्टा पी लिख सकता हूँ, तो डेल्टा पी। इस डेल्टा पी का मतलब ही ये होता है कि इट इज इक्वल टू न्यू में से माइनस पुराना वाला, इसका मतलब ही ये रहता है, ठीक है। कहीं भी अगर आपको डेल्टा पी या डेल्टा कुछ भी देता है, मान लो डेल्टा आपको एक्स दे दिया, तो इसका मतलब ये है कि x2 में से माइनस x1, मतलब नए वाले में से पुराने वाले को माइनस कर दिया हमने, ठीक है।
अब इसके बाद क्या होता है, अब हमें पता है कि ये रिवर्स हो जाएगा ऊपर जाके, क्योंकि ये डिवाइड में है तो ये रिवर्स हो जाएगा। तो ये एज इट इज डेल्टा क्यू अपॉन में Q1 एंड ये रिवर्स होके इनटू में P1 एंड अपॉन में डेल्टा P। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बनता है। एक हमारा फॉर्मूला इस तरीके से और एक ये है परसेंटेज चेंज में इस तरीके से, न्यूमेरिकल वैल्यूज में इस तरीके से हमारे, और ये दोनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कि आपको ये डेटा दे देता तो आप इसमें रखते हैं, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मेरे पास क्या कहते हैं चेंजेस आप निकाल सकते हो कि यहाँ पर कितना चेंज हुआ है, 2 का चेंजेस हुआ है, 4 नया वाला 4 है, पुराना वाला 2 है, तो 4 में से 2 माइनस करोगे तो डेल्टा क्यू कितना निकल, सॉरी डेल्टा पी कितना निकल कर आएगा, 2 निकल कर आएगा। ऐसे ही मुझे डेल्टा क्यू निकालना है तो 100 में से माइनस मैं करूंगा 50, तो मेरे पास 50 निकल कर आ जाएगा यहाँ पर। और नया वाला प्राइस मेरे पास है ही, प्राइस दे रहा 2 और क्वांटिटी मेरे पास है 50। ठीक है, क्वांटिटी मेरे पास कितनी है, 50 है। तो इस तरीके से अगर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू देता तो आप इसमें रखोगे। वो अगर परसेंटेज में देता कि परसेंटेज चेंज दिस मच इन सप्लाई, परसेंटेज चेंज दिस मच इन प्राइस, तो इस वाले फॉर्मूले में रखोगे। ठीक है, तो ये आपके पास 2 तरीके के फॉर्मूले हो गए। इसमें मैंने आपको बता रखा है P1 इनिशियल प्राइस, P2 न्यू प्राइस, Q1 इनिशियल क्वांटिटी, Q2 न्यू क्वांटिटी एंड दिस इज डेल्टा Q चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, डेल्टा Q मतलब चेंज इन क्वांटिटी, डेल्टा P चेंज इन प्राइस। ये चीज समझ में आ गई। तो ये तो हो गया आपका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब एक चीज इसमें हमें देखनी है कि जब हम डिमांड में भी ऑलमोस्ट यही फॉर्मूला है, बस वहां पर क्या नेगेटिव का साइन आता है। नेगेटिव का साइन क्यों आता है? क्योंकि हमें पता है कि प्राइस और क्वांटिटी में, वहां पर प्राइस और क्वांटिटी में मतलब प्राइस और डिमांड में वहां पर जो रिलेशनशिप है वो किस तरीके का रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो इसलिए हम वहां पर नेगेटिव साइन लेकर चलते हैं। ठीक है, एंड यहां पर क्या है, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। प्राइस में और सप्लाई में जो रिलेशनशिप है वो है पॉजिटिव रिलेशनशिप, इसलिए यहाँ पे हमें नेगेटिव साइन लगाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब हमें पता है कि यहाँ पर परसेंटेज चेंज हो रहा है। मान लो कि इसमें कितनी डिग्रीज बन सकती है। अब हम देखेंगे डिग्रीज ऑफ इलास्टिक ऑफ सप्लाई या इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो डिग्री देखनी है कि डिग्री मतलब कितनी डिग्रीज हो सकती है, इसमें कितनी तरह की चेंजेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 5 तरह के चेंजेस सप्लाई के अंदर हो सकते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मतलब चेंजेस इन सप्लाई कितने तरह के हो सकते हैं, 5 तरह के हो सकते हैं। कैसे 5 तरह के हो सकते हैं? परसेंटेज चेंज इन सप्लाई। ठीक है, मान लो कि परसेंटेज चेंज इसमें 20% हो रहा है और इसमें भी 20% हो रहा है, तो इसका मतलब 1 हो सकता है। यस, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 1 हो सकता है हमारा, या 1 से ऊपर हो सकता है, या 1 से कम हो सकता है। 3 तो इस तरीके से हो गई। या मान लो कि इसमें तो चेंजेस हो रहा है बट इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये 0 चेंजेस हो रहा है। तो इसका मतलब, और 0 को किसी भी वैल्यू से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर एक 0 भी हो सकता है हमारे पास। मान लो कि इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा लेकिन सप्लाई में चेंजेस हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0 नीचे अपॉन में ऊपर चेंजेस हो रहा है। अब ऊपर कुछ भी चेंज हो बट नीचे तो 0 है, तो वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनिटी। तो इस तरीके से हमारे पास 5 निकलती है। अब इसको हम समझेंगे वन बाय वन। डिग्री ऑफ इलास्टिक ऑफ सप्लाई, पहला परफेक्ट इलास्टिक सप्लाई। परफेक्ट इलास्टिक का तो परफेक्ट का मतलब ही क्या होता है कि परफेक्ट 100%। ठीक है, मतलब आप इलास्टिक पूरी तरीके से इलास्टिक है, इसमें परसेंट जो चेंजेस है क्या है, पूरी चेंजेस है। ठीक है, सो परफेक्ट इलास्टिक सप्लाई रेफर्स टू द कंडीशन व्हेन प्राइस डज नॉट चेंज, प्राइस चेंज नहीं होंगे यहाँ पर। ठीक है, बट हमारी क्वांटिटी चेंज होगी। ठीक है, हम यहाँ पर क्वांटिटी में परफेक्ट इलास्टिक सप्लाई, देखो इलास्टिक का मतलब है चेंज होना है, तो इसका मतलब सप्लाई में तो चेंज हो रहा है। ठीक है, परफेक्ट इलास्टिक सप्लाई, तो सप्लाई में चेंजेस हो रहा है बट प्राइस में चेंजेस नहीं हो रहा है। ठीक है, प्राइस में चेंजेस नहीं हो रहा, तो परफेक्ट इलास्टिक सप्लाई रेफर्स टू द कंडीशन व्हेन प्राइस डज नॉट चेंज बट क्वांटिटी ऑफ सप्लाई चेंजेस, हेंस इलास्टिक ऑफ सप्लाई इज इंफिनिटी, ES इक्वल टू इंफिनिटी। ठीक है, अब हमने डायग्राम के थ्रू समझते हैं। हमारा प्राइस हर लेवल पर कांस्टेंट रहेगा, आप कितनी भी यूनिट की सप्लाई करो हर लेवल पर हमारा प्राइस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बट मान लो कि प्राइस जब P था तब आप Q क्वांटिटी की सप्लाई कर रहे थे, लेकिन जब प्राइस तब भी Q था फिर आपने क्वांटिटी फिर भी बढ़ा दी Q2 पे पहुंच गए, लेकिन प्राइस में कोई चेंजेस नहीं हुआ। जब प्राइस में कोई चेंजेस नहीं हुआ तो इसका मतलब प्राइस में 0 चेंजेस है, तो 0 एंड यहाँ पे 0। बट यहाँ पर कितना कि पहले क्वांटिटी इतनी सप्लाई कर रहे थे और अब इतनी से कर रहे हो, तो पहले कितनी कर रहे थे, पहले इतनी कर रहे थे और अब कितनी कर रहे हो, ऊपर समझते हैं। पहले इतनी क्वांटिटी सप्लाई कर रहे थे और अब इतनी क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हो। पहले अब वाली में से पहली वाली को माइनस कर दोगे तो ये आपको चेंजेस पता लग जाएगा कि ये क्वांटिटी में चेंजेस है। कितना परसेंट है, 20% चेंजेस है। 20% चेंजेस हमारा क्या कहता है,
क्वांटिटी में है, बट प्राइस में कोई भी चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो प्राइस में कोई भी चेंजेस नहीं है, तो फिर यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या पड़ता है, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई 20% एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस 0। तो 0, नो चेंज इन प्राइस, सो देयरफॉर देयर इज अ 0। अगर मैं किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी। सो देयरफॉर E is equal to इन्फिनिटी एंड इलास्टिसिटी इज इक्वल टू, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ये समझ में आया। परफेक्ट इन इलास्टिक चेंज मतलब देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी, मतलब सप्लाई में कोई चेंजेस नहीं हो रहा, इसका मतलब प्राइस में चेंजेस हो रहा है, ठीक है। अगर सप्लाई में कोई भी चेंजेस नहीं होगा तो ऊपर 0 और नीचे कुछ भी चेंजेस हो, नीचे कुछ भी वैल्यू हो, ठीक है, कितना भी परसेंटेज चेंज हो, आना तो 0 ही है, बिकॉज 0 को किसी भी वैल्यू से आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। सो इट मींस देयर इज अ चेंज इन परसेंटेज प्राइस बट देयर इज नो चेंज इन सप्लाई, ठीक है। अब इसको समझते हैं परफेक्ट इन इलास्टिक चेंज, ठीक है। परफेक्ट इलास्टिक सप्लाई, ठीक है। इट रेफर्स टू द कंडीशन व्हेन प्राइस चेंजेस बट क्वांटिटी ऑफ गुड्स या क्वांटिटी ऑफ सप्लाई डज नॉट चेंज, हेंस इलास्टिक ऑफ सप्लाई इज 0। सीधी सी बात है, 0 रहेगी। तो इट मींस हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। सो देयर इज क्वांटिटी इज फिक्स, देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी, देयर इज नो चेंज इन सप्लाई, सप्लाई में कोई चेंजेस नहीं है, बट देयर इज चेंज इन प्राइस, प्राइस चेंज हो रहा है, ठीक है। सो आप इतनी क्वांटिटी पहले इतने प्राइस पे सेल कर रहे थे, सप्लाई कर रहे थे, बट प्राइस इंक्रीज हो तब भी आप इतना ही कर रहे हो, प्राइस चेंज हो रहा है बट क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है। तो हम मान लेते हैं कि 20% है, ये हमने ऐसे ही एग्जांपल के तौर पर माना कि 20% है, ठीक है, इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो हमने माना कि 20% है, द परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज 20%। पहले अब इतना प्राइस था, अब इतना प्राइस है, ठीक है। पहले अब वाले में से इतना माइनस कर दोगे तो दिस इज अ चेंज एंड दिस इज अ पी, कितना चेंज है, दिस इज अ 20% चेंज, 20% चेंज। अब हम फॉर्मूले में रख लेंगे। So the percentage change in supply is 0. There is no change, but the percentage change in price there is a 20% change. But आप 0 को किसी भी वैल्यू से डिवाइड करोगे, we get 0. So हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास आंसर आएगा 0. So is ES equal to 0. Okay. So ES equal to, when ES equal to 0, it means there is no change in supply, but there is a change in price. And when ES equal to elasticity of supply is infinity, it means there is change in quantity but there is no change in price। ये दोनों चीज समझ में आ गया। अब इजी है, यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, यूनिटरी का मतलब क्या है, एक आना है, ES हमारा कितना होगा, एक आना है। एक कैसे आएगा, जितना परसेंटेज इसमें चेंज हो रहा है उतना परसेंटेज इसमें चेंज हो। मान लो कि 20% क्वांटिटी में चेंज है, 20% हमारा प्राइस में चेंज है, तभी तो एक आएगा। तो इट मींस देयर इज अ इक्वल चेंज, द परसेंटेज चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी बोथ आर इक्वल। सो unitary elasticity of supply, unitary elasticity of supply refers to the condition the percentage change in price and quantity of goods या supply both are equal, hence the elastic of supply is unitary, ES equal to 1। डायग्राम के थ्रू समझेंगे। so there is a 20, this is the previous price P1, previous quantity Q1, quantity changes Q2 तक and price change P2, ठीक है। so this is a P2। now how much it is a changes, this is a 20% change and this ये कितना changes है, ये भी 20% change है। 20% change in supply, 20% change in price equal to 1, ES equal to 1 आ गया, easy। next, more than unitary elasticity of supply, फोर्थ कंडीशन ये हो सकती है कि ES ग्रेटर देन 1 हो सकता है। अब ग्रेटर देन 1 कैसे होगा, हमें पता है कि अगर 20% ऊपर चेंज हो रहा है, 20% नीचे, तो 1 आ रहा है, ठीक है, 1 आ रहा है। और 1 से ज्यादा कब आएगा, जब ऊपर ज्यादा चेंज होगा, मान लो 40% हो तभी तो 1 से ज्यादा 2 आएगा। तो इसका मतलब क्वांटिटी, द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑब्वियसली इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। So more than unitary elasticity of supply refers to the condition the percentage change in quantity of supply is more than the percentage change in price, hence the elastic of supply is more than unitary, that is ES greater than 1। so ये अब कैसे होगा, हमने लिया भाई यहाँ पर पहला हमारा प्राइस ये था और दिस इज हमारी प्रीवियस क्वांटिटी एंड प्रीवियस प्राइस, न्यू क्वांटिटी न्यू प्राइस, बट द परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज 20% एंड द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज 40%। ऑब्वियसली तभी तो हमें एक से ज्यादा मिलेगी वैल्यू, ES हमें एक से ज्यादा कम मिलेगा जब परसेंटेज क्वांटिटी में ज्यादा होगी और परसेंटेज प्राइस में कम होगी, ठीक है। तो द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो हमारा ES कितना होगा, मोर देन 1 होगा, ठीक है, मोर देन 1 होगा।
तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो ES इज मोर देन 1 कि ES is equal to the percentage change in supply is 20%, the percentage change in price is 40% in supply and 20% in price. काटने के बाद हमारे पास 2 आता है, it means the ES is greater than 1. So this is the condition ES greater, क्योंकि 2 है तो ES हमारा 2 है तो 2 ऑब्वियसली 1 से ज्यादा होता है, ठीक है, तो दैट्स व्हाई the ES is greater. अब लास्ट कंडीशन हमारे पास क्या बची, लास्ट कंडीशन हमारे पास ये रह जाती है, एक कंडीशन हमारे पास कौन सी रही, लेस देन यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. एक कंडीशन हमारे पास रही डी और ये हमारे पास ई, ठीक है. हमारे पास बचा लेस देन यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. अब इस नाम से पता चल रहा है ऑब्वियसली द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी या सप्लाई इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस. उसका उल्टा ही होगा, क्योंकि मुझे 1 से कम कब मिलेगा, जब परसेंटेज चेंज क्वांटिटी में कम होगा देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. तो हम इसे क्या करेंगे, इट रेफर्स टू द कंडीशन. देखो लैंग्वेज पूरी सेम है, आप एक याद कर लोगे डेफिनेशन, लॉजिक आपको समझ में आ गया. अब उसको ही लॉजिक को बस आपको लिखना है, ठीक है. इट रेफर्स टू द कंडीशन व्हेन percentage change in quantity of supply is less than the percentage change in price. Hence elastic of supply is less than unitary, that is ES less than 1, ठीक है. एग्जाम्पल यहाँ पे हम डायग्राम बना लेंगे. अभी हमारा कितना है कि हम देख रहे हैं कि हमारी जो परसेंटेज होगी प्राइस में ज्यादा चेंजेस होगा, तो हम थोड़ा सा क्वांटिटी को कम लेंगे और प्राइस की तरफ ज्यादा हम इस तरीके से बनाएंगे. दिस इज आवर फर्स्ट प्राइस, प्रीवियस प्राइस एंड न्यू प्राइस मतलब इनिशियल प्राइस, एंड दिस इज अ इनिशियल क्वांटिटी, ठीक है. हमें पता है कि क्वांटिटी में कम चेंजेस होगा, प्राइस में ज्यादा चेंजेस होगा. दिस इज द चेंजेस इन क्वांटिटी एंड दिस इज द चेंजेस इन प्राइस. यहां से आप करोगे ये आपका सप्लाई कर एस, ठीक है. This is your change P and this is your change in Q. This is your 20% change in quantity and there is a 40% change in supply. Oh sorry, price. ये समझ में आ गया. अब हमें पता है कि हम फॉर्मूला E is equal to 20% change in quantity and 20% this. हमें पता है कटने के बाद कितना 1/2 and 2 को काटने के तो 0.5 which is less than 1. 0.5 less than 1 होता है. तो दीज आर द डिग्रीज. हो काफी अच्छे समझ में आया हुआ आपको, इजी है, ठीक है. एग्जाम में पूछा जाता है, अच्छे से नोट डाउन करें, प्रैक्टिस करें और लॉजिक को समझें, ठीक है. किसी भी चीज को आप जब स्टडी कर रहे हैं तो उसके पीछे का लॉजिक समझे, इससे क्या रहता है चीजें इजी समझ में आती है, ठीक है. इसका आपको लॉजिक समझ में आया कि कैसे 5 डिग्रीज हो सकती है, 5 से ज्यादा नहीं हो सकती है, ठीक है. और लैंग्वेज भी इजी है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं है कि आपको समझ में ना आए, ठीक है. काफी इजी नोट्स है, तो एक बार पढ़ो, समझो, अंडरस्टैंड करो. एक डेफिनेशन पढ़ते तो बाकी 4 डेफिनेशन ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाती है. क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट आपका 80 to 90% कंटेंट सेम रहता है प्रीवियस वाली में और जब आप नई वाली में लिखते हैं, ठीक है. तो अच्छे से पढ़ाई करते रहे. मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर.